नमस्कार, मैं महेंद्र दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने कैमरामैन इम्तियाज चिश्ती के साथ। आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ में हैं। मुद्दा है आतंकवाद का। देश और दुनिया इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित है। पूरी दुनिया में आतंकवाद धूम मचाए हुए है और हर कोई चाहता है कि इससे मुक्ति मिले। खास तौर पर भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद बहुत सारे विषयों पर बात करनी चाहिए थी। बहुत सारी समस्याएं देश के भीतर थीं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। लेकिन पिछले कुछ दशकों से हम लगातार केवल एक विषय पर बात कर रहे हैं। उस विषय का नाम है आतंकवाद। इससे न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया तो प्रभावित है ही, पर सबसे ज़्यादा असर कहीं हो रहा है तो वो है सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये भारत देश। मध्य प्रदेश और ख़ास तौर पर दमोह आतंकवाद से भले ही पिछड़ा हुआ हो, वहाँ कोई घटनाएं आतंकवादी ना हो रही हों, पर पिछले दिनों जब बनारस में ब्लास्ट हुआ तो दमोह जिले की जेरठ की एक बुजुर्ग महिला इस ब्लास्ट में आतंकवादियों के आतंकवाद का शिकार हुई। निश्चित तौर पर दमोह की भूमिका भी इस विषय में हुई। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक दलों के लोग हैं, विषय विशेषज्ञ हैं और हमारे पत्रकार साथी हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से श्री अरुण टंडन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री सचिन गुरु जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्री सुरेश छावड़ा जी हैं और नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञ भी हमारे साथ में हैं। बहुजन समाज पार्टी से श्री बसंत जी हैं, कुशवाहा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से श्री किट्टू टंडन जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री मनीष तिवारी जी हैं। इसके अलावा जिन्होंने लंबे समय तक फौज में काम किया और आज समाज के भीतर काम कर रहे हैं, समाज सेवी और पत्रकार श्री संतोष भारती जी हमारे साथ में हैं। हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी श्री अजीत श्रीवास्तव जी हैं। हमारे दो पत्रकार साथी श्री मनीष सोनी बंसल टीवी से और श्री विजय श्रीवास्तव स्वतंत्र मत समाचार पत्र से। इसके अलावा बहुत सारे नौजवान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से, चूंकि कांग्रेस केंद्र में बैठी हुई है। कांग्रेस की भूमिका आतंकवाद को मिटाने में महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी। टंडन जी, जिस तरह से लगातार आतंकवाद हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम सभी जानते हैं, विगत वर्षों में आतंकवाद एक विश्व के लिए एक खतरा बन गया है। हमने देखा अमेरिका में हुआ, उसके पहले इराक में, ईरान में, रशिया में, सभी जगह लगभग आतंकवाद ने अपने पैर पसार लिए हैं। और आतंकवाद ना ही एक जुनून है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ गंदे घृणित लोगों की मानसिकता की वजह से कुछ कमज़ोर दिमाग के लोगों का उपयोग करके उसको अपने व्यवसाय के रूप में आतंकवाद को आज पनपाया जा रहा है। गुरु जी, आप क्या मानते हैं? जैसे टंडन जी ने कहा, आतंकवाद की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आतंकवाद पूरे विश्व में और देश में कैंसर की तरह फैल रहा है। लगातार हो रहे हमले इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अगर हम विश्व को एक तरफ रखते हैं तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर अवश्य गंभीर खतरा पैदा हो गया। छावड़ा जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? जिस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्थिरता फैलाने के लिए कुछ चंद लोगों के द्वारा, जो कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में इन्हें गिने संगठनों के साथ है, उनके द्वारा एक प्री प्लान्ड ये सुनियोजित कार्य है। भारती जी, आप लंबे समय तक फौज में रहे हैं, समाज के भीतर काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था जो है कितनी ठीक है, कितनी गलत है? देखिए, ये बहुत ही जटिल समस्या है अपने आप में। सवाल आपने जैसा किया है, जटिल इस मायने में कि फौज और फौजी इनकी इच्छा शक्ति में और आतंकवाद से निपटने की क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है इच्छा शक्ति का अभाव, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। यहाँ लोग, एक आतंकवादी घटना होते हैं, दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। एक वो जो तोते की तरह रटी हुई भाषा है, ये वो बोलते हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं राजनीति के, जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं, वो लकीर पीटते हैं। जब वो खुद सत्ता में होते हैं तो वो भी तोते की भाषा बोलते हैं और सत्ता से बाहर आके वो, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो अब वो समय आ गया है जब भारतवर्ष इस मायने में ठीक वो ही 3 शब्दों का प्रयोग करना होगा, सूत्र, करो या मरो। इसको अगर आतंकवाद से वास्तव में निपटना है तो सेना को पूरी छूट देनी चाहिए, और जहां आतंकवाद की जड़ है, जड़ पर चोट करने की जब तक छूट नहीं मिलेगी, हम केवल
तोते की भाषा बोलते रहेंगे, लकीर पीटते रहेंगे। दादा, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि भारती जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है जिस कारण से देश में आतंकवाद पनप रहा है, आपके क्या विचार है? मैं भारती जी से बहुत अंशों तक सहमत हूँ। एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ही किसी देश के सुरक्षा व्यवस्था को, आंतरिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। पर आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हमें देश के साथ साथ अपने आस पड़ोस में हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म का जो फॉर्म है, धर्मनिरपेक्षता का जो स्वरूप है, उसको, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण को, इन सारी बातों को, दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजनीतिकों की जो सत्तारूढ़ दल है उनकी अपनी एक लीक होती है और विपक्ष की अपनी एक दूसरी लीक होती है। भारती जी की इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि जब सत्ता में जो दल आता है उसे केवल तोता की भाषा इसलिए बोलना पड़ती है कि उसे अपने सत्तारूढ़ मान्यताओं को, अपने सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए आसपास के परिवेश पर भी नजर रखना पड़ती है कि इससे हमारे पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा, हमारी जो सेक्युलर छवि है इस पर क्या असर पड़ेगा। बहुत सारी बातें सोचना पड़ती हैं। विपक्ष अपने काम के लिए स्वतंत्र रहता है। टंडन जी, जैसा कि बात उभर कर सामने आ रही है, आपकी पार्टी केंद्र में सत्ता में बैठी हुई है, क्या वाकई में आप लोग तोते की रटीटाई भाषा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन आतंकवाद केवल एक जो टेररिस्ट एक्ट हो रहा है, जैसे दिल्ली में अभी ब्लास्ट हुआ, उसके पहले बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, वही नहीं है एक आतंकवाद। आतंकवाद का स्वरूप हमने नक्सलियों में भी देखा, माओवादियों में भी देखा, उससे पहले दस्युओं में भी देखा था। समय समय पे हम लोगों ने आतंकवाद की परिभाषा भी बदली है, स्वरूप भी बदला है और काम करने की शैली भी बदली है। रहा सवाल कांग्रेस का कि केंद्र में हमारी शासन क्या कर रही है, मुझे याद है आज से कुछ समय पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक सेमिनार हुआ था, उसमें मैं एक प्रवक्ता की हैसियत से दमोह से गया था। श्री प्रकाश जायसवाल जी तब देश के गृह मंत्री थे। उनने बताया था कि आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए कितना प्रदेश और कितना केंद्र जिम्मेदार होता है, क्या क्या भूमिका दोनों की होती है, ये स्पष्ट रेखा है उसकी। केंद्र का काम है सूचनाओं को, जो आईबी से, रॉ से और दूसरी एजेंसियों से सूचना मिलती है उसको स्टेट गवर्नमेंट को देती है, वो सचेत करती है, वो बताती है और उनको जो हेल्प चाहिए उसको लेके वो भी उनको बताया जाता है कि आपके लिए ये सुरक्षा डिवाइस है और इन चीज़ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं केंद्र में कांग्रेस की सरकार है या वाइस वर्सा हो जाता है, उस वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, जिस वजह से कभी कभी आतंकवाद का बहुत ही वृद्ध स्वरूप हम लोगों को देखने मिलता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने बताया था उस टाइम पे कि केंद्र सरकार ने स्टेट की सारी गवर्नमेंटों को, पूरी देश की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, सबको लिखित में भेजा है कि पुलिस का स्वरूप बदलिए, पुलिस में जो 100 साल पुराना हमारा एक्ट है उसको बदलने की ज़रूरत है। आतंकवाद को लड़ने के लिए हमारे पास जो नए नए तरीके हैं और जो केंद्र सरकार देना चाहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की उदासीनता के कारण बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट है जो इसको लेके बढ़ी नहीं रही है आगे, वो अभी भी उसी नहीं। सवाल है, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के भीतर ये हमला हुआ है। मुंबई में हमला हुआ था, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ आती है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कहीं कहीं गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही है, चाहे ब्यूरोक्रेसी की वजह से, चाहे किसी भी वजह से। ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी आप समझते हो आज की डेट में कितने ज़्यादा फंक्शनिंग का तरीका है, मानव अधिकार है, दुनिया की चीज़ें हैं जो आदमी को जैसा चाहे वैसा कर नहीं पाती, मजबूरी है, वो गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा केंद्र सरकार ने जो अपनी तरफ से किया, आपने देखा इससे पहले भी बहुत आतंकवादी घटना हुए, पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ, जैसा आपने खुद ही कहा बनारस में भी हुआ था अटैक, वो विभिन्न गवर्नमेंटों के टाइम पे भी हुआ था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हमारी गवर्नमेंट जो बेस्ट से बेस्ट कर सकती है वो कर रही है। रहा सवाल, जैसा भारती जी ने कहा था कि सेना अपना काम करे, उसके लिए भी हम जानते हैं बहुत सी अड़चने हैं और वही एक विकल्प नहीं है, बैठ के सुलझाना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश के साथ भी, जैसा कि अभी भी हम लोगों ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान सुरक्षित नहीं होगा, पाकिस्तान में शांति नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान में नहीं होगी। हमारा ऐसा दृढ़ मानना है कि इसी तरीके से वो सुलझ सकता है। गुरुजी, टंडन जी ने कहा कि सरकारों का कोऑर्डिनेशन जो ठीक ठाक नहीं होता है, केंद्र और प्रदेश सरकारों का कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक नहीं है, इस वजह से ही घटनाएं हो रही हैं। आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल पूर्णतः असहमत हूं इनके कथन से। कल की घटना का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना जी को इन्फॉर्मेशन देना चिदम्बरम जी कहते हैं, परंतु चिदम्बरम जी की बातों से दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, और चाहे राज्य की चाहे केंद्र की, दोनों जगह वहाँ कांग्रेस की सरकार है, दोनों जगह तेजिंदर खन्ना जी और चिदम्बरम जी के
दोनों की बातों में बहुत विषमता है, दोनों एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। जहां तक चिदंबरम जी की बात है और सरकार की बात है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, अभी कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में 7 आतंकवादी देश में हमले कर चुके हैं। 7 हमले हो चुके हैं आतंकवादियों के। एक भी हमला को रोकने में और एक्यूज को आइडेंटिफाई करने में कांग्रेस सरकार पूर्णतः विफल रही। साथ ही साथ कल जिस प्रकार से राहुल गांधी जी घटनास्थल पर गए और उनको वहां की पूरी जनता ने शर्म करो के नारे से स्वागत किया, ये बताए कांग्रेस सरकार के पिछले सालों में उन्होंने कितने आतंकवादी हमले को रोका है। ये एक सबसे बड़ा विषय, एक भी हमला ये रोक नहीं पाए। और कल की तारीख में भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ये बोलते हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई, हमसे चूक हुई, और चिदंबरम साहब ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हुजी जो आतंकवादी संगठन है उसने एक्सेप्ट किया कि ये हमने किया, उसके बावजूद भी आज की तारीख तक सरकार के पास कोई आतंकवादियों का नामो निशान पता नहीं है उनको कि कहां से हमला हुआ। मुंबई के हमलों की बात कर ली जाए, वहां पर भी मुंबई सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी विफलता। तो पूरे देश में कांग्रेस की सरकार को विफलता ही हाथ लगी है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, चिदंबरम साहब की बात है, कपिल सिब्बल साहब की बात है, ये केवल ब्यूरोक्रेसी द्वारा लिखा लिखाया एक वक्तव्य, जैसा कि हमारे आदरणीय भारती जी ने बोला, आदरणीय अजीत श्रीवास्तव जी ने बोला, तोते की भाषा बोल रहे हैं। इनको कोई भी एक भी फैक्ट्स नहीं मालूम, जहां घटनास्थल पर जाते हैं उसकी कोई इनको जानकारी नहीं है। और आंतरिक सुरक्षा की बात जिस प्रकार से हमारे देश में कर रहे हैं, इनको कोई सुरक्षा से लेना देना नहीं है। गुरुजी, आपको लगता क्या है, जब आपकी सरकार केंद्र में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय संसद के भीतर हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो क्या उसमें अपनी पार्टी के दोष आप उस समय नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुरंत ही आतंकवादियों को पकड़ लिया गया था और अफजल गुरु को आज भी फांसी की सजा का इंतजार है, जिसको पिछले 10 सालों से कांग्रेस सरकार टाले हुए है और केवल वोटों की राजनीति के कारण एक समुदाय विशेष का नाम ले लेते हैं। और आजकल इन्होंने एक नया ट्रेंड चालू किया है। भगवा शब्द जो हमारे हिंदू समाज में बड़ा पवित्र माना जाता है, सिखों में और बौद्धों में भी माना जाता है, परंतु ये चूंकि एक समुदाय विशेष की उनको वोट चाहिए और उस वोट के नाते ये लोग असल आतंकवादियों को पकड़ते नहीं हैं और उस पर से ध्यान हटाकर जानबूझकर भगवा आतंकवाद का नाम दिया है और इतने पवित्र शब्द को इन्होंने इस प्रकार से कलंकित किया है। इनकी जितना निंदा की जाए कम है। भाजपा सरकार में पार्लियामेंट को छोड़कर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ और जो हमला हुआ था आतंकवाद का, उसके संबंध में सभी आरोपियों को पकड़कर उनको सजा दे दी गई है। चावड़ा जी, आपकी पार्टी जिस प्रदेश में सरकार में है, सत्ता में है, पावर में है, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बनारस में ब्लास्ट हुआ, आपकी सरकार कितनी सजग है आतंकवाद के मुद्दे पर? देखिए, मैं इस बात को विशेष जोर देकर कहना चाहता हूँ, इस देश की दो स्टेट जो हैं, 2 प्रदेश जो हैं हमारे इस पूरी कंट्री के नाक हैं। एक हमारी आर्थिक प्रदेश है वो है मुंबई, दूसरा हमारा जो राजनीतिक प्रदेश है वो दिल्ली। हम यदि दोनों जगह की घटनाओं की स्थिति देखें और दोनों घटनाओं के पिछले 10 साल का यदि हम टोटल ब्यौरा देखें और उस प्रोपोर्शनली हम उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से जब से बहन जी इस प्रदेश की सत्ता संभाल रही हैं, आतंकवाद के नाम से जो घटना चैन बेस में हुई है, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक घटना उत्तर प्रदेश में आज तक इतिहास में नहीं हुई है। इवन यदि हम देखें उत्तर प्रदेश के कानून से कानून का राज, तो जिस तरह से पिछले सांप्रदायिक दंगे होते थे पिछले 10 साल से, जब बहन जी चाहे वो पार्ट टाइम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रही हो या फुल टाइम प्रदेश की प्रधान मुख्यमंत्री रही हो, एक भी ऐसी घटना जो आपको जिसमें हजारों या लाखों दंगाई सामने आके आतंक करते थे, कहीं आपको ये घटना सुनने को देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन मायावती जी फुल टाइम मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में आतंकवादी घटना हुई है, कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर है। देखिए, जब हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे स्टेट दिल्ली के जो भारतवर्ष के जो गृह मंत्री और भारत के जो प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में हम अभी काफ़ी कमज़ोर हैं, इस देश का मुखिया जब आप इस तरह की बात कर सकता है, तो एक छोटे राज्य को तो केंद्र सरकार से ही सहूलियतें मिली जाएंगी। इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी केंद्र सरकार की है, जो प्रदेश सरकारों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है। भारती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तीनों राजनीतिक दलों के लोगों ने अभी कहा है, टंडन जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन की कमी है प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में, गुरुजी कह रहे हैं कि सारा का सारा जो दोष है वो कांग्रेस पार्टी का है, छावड़ा जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार सबसे सक्षम सरकार है और उनके पीरियड में वैसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आप जानकार हैं, क्या लगता है कितना इच्छा शक्ति का भाव इन तीनों पार्टी के लोगों में है? ये सब शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं वक्तव्यवीर लोगों द्वारा। कोई भी राजनीतिक दल जो प्रमुख है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम जनता की भावना जो है उसका इससे
भद्दा मजाक हो नहीं सकता। मैं अपनी बात को कुछ और स्पष्ट इस तरीके से करना चाहूँगा कि आतंकवाद के बारे में चिंता करना और चिंतन करना बहुत बुनियादी फर्क की बात है। आतंकवाद की घटनाओं के चलते केवल भारतवर्ष में पिछले वर्ष का अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे मोटा मोटा तो 500 से अधिक है, 550 के आसपास। दूसरी तरफ क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में भी, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, क्या वहाँ नहीं हुई? वहाँ भी करीब 4.5 बेनजीर भुट्टो का तो खैर वो एक विश्व का हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। तो क्या ये आतंकवादी घटना नहीं थी? क्या वहाँ आतंकवाद नहीं है? तो क्या हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को लेकर केवल भारत के नेता चिंतित हैं? और अगर हम ये केवल भुला दें अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते कि वहाँ के नेता चिंता नहीं है या जो शासक हैं, मूल बात आ रही है कि जनता की भावना क्या है, जनता क्या चाहती है भारतवर्ष की और पाकिस्तान की। जहाँ तक जनभावना का सवाल है वो आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। हम केवल ये कह दें कि चंद लोगों की, चंद कौन से लोग, ये चंद नहीं है, लेकिन ये चंद लोग संगठित हैं, इनके इतने साधन संपन्न हैं हर दृष्टि से। अब यही हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति आती है कि ये जो संगठित है, इनके खिलाफ जो सरकारें हैं, उनकी जो संगठित शक्ति है, सेना है, पुलिस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये क्या है? ये केवल 2 टाइम का भोजन करने के लिए हमने तैनात कर रखी है देश ने। अगर इनको हम अपने राजनीतिक फैसलों से दबा के रखते हैं, केवल हम पाल के रखते हैं कि 2 टाइम भोजन करो बस और आपकी कोई भूमिका नहीं है, देश की रक्षा के साथ इससे बड़ा मजाक कुछ हो नहीं सकता। मैं फिर कहना चाहता हूँ, देश को तत्काल, भारतवर्ष को नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप को तत्काल 3 चीज़ों की ज़रूरत है। थोड़ा सा लीक से हटके बोलने के मैं माफ़ी चाहूँगा। नंबर 1, कहीं भी आतंकवाद हो, जो उसकी नर्सरी है, जहाँ आतंकवाद प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ पर सीधा हमला होने की छूट, पूरी आज़ादी कि बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दें, हमारी सेना को होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम इसका विरोध कर पाएगा। आवाम का विरोध, सरकार तो स्वाभाविक है कि जब भारत की सेना अगर पाकिस्तान की नर्सरी में जाके उसके सांप के बिल में जाके हमला बोलेगी, शेर की माद में जाके हमला बोलेगी, तो उसको तो अपनी सरकारी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया कुछ और होगी, क्योंकि वो भी आतंकवाद के शिकार है। दूसरी चीज़, अगर हम आतंकवाद की बिल्कुल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएं, तो इस देश को अगर बचाना है तो केवल ये कहना कि एक समुदाय विशेष, ये जुमला चल नहीं सकता। कोई भी समाज का, समुदाय का व्यक्ति हो, वो जन्म से कोई आतंकवादी या काफिर नहीं होता। हमको ये चाहिए कि हम इस बात को महसूस करें कि भारत का जो विभाजन है, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इस विभाजन को ख़त्म करने के लिए भारत, पाक, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे जो देश हैं, ये कैसे फिर से अपने एकजुट हो सकते हैं। ठीक है, इनका अस्तित्व एकजुट ऐसे भी इसके वो निकल सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की एक मुद्रा हो, एक डाक सेवा हो, एक रेल सेवा हो, एक सुरक्षा सेना हो, जो हिंदुस्तान की एक नेशनल कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी गार्ड जैसी चीज़ हो, एक मुद्रा हो, और ये अपने स्वायत्त अपने करें। तो भारत, पाक, बांग्ला एक की चला करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो जड़ में आप देख रहे हैं, जो सन 1947 के बाद से अस्तित्व में आई है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े संकट की जड़ है, वो कश्मीर की समस्या अपने आप उसी के साथ हल हो जाएगी। और नंबर 3, मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात महसूस, बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया था। पाकिस्तान का मनोविज्ञान भी यही था कि हम पंजाब को खालिस्तान के रूप में एक स्वतंत्र देश बना दें। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान और देश में सद्भाव की स्थिति को देखते हुए वो समस्या आतंकवाद की पूरी तो नहीं पर बहुत कुछ सॉल्व कर ली गई। 93 में दूसरा रूप देखने आया जब दाऊद मेमन, टाइगर मेमन बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद से फिर 97 से लेकर और कल की तारीख तक हिंदुस्तान में लगातार बम ब्लास्ट होते रहे। और दुर्भाग्य यह है
कि इस्लाम जैसे पवित्र धर्म को, जो एक बहुत ही पवित्र धर्म है, दुनिया का हर धर्म पवित्र है, उसकी आड़ लेके चंद सिर फिरे लोगों ने और चंद लोगों, जैसा भारती जी ने बताया कि ट्रेनिंग कैंप्स देकर वेल ऑर्गेनाइज करके उनको पूरी कोचिंग कर करके और पूरे देश में आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया। अब इसके लिए 2002 में जब संसद पे हमला हुआ, उस समय माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद की घटनाओं में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले आपके देवगौड़ा जी या अन्य लोग प्रधानमंत्री थे। दृढ़ इच्छा, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात हम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस दृढ़ इच्छा शक्ति में कम तो है। आप ध्यान दीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिका पर हमला कौन सा हुआ? 9/11 का। और 9/11 के बाद 99 के बाद 12 साल होने के बाद भी अमेरिका में फिर एक घटना नहीं हो पाई। और उस 9/11 के मुख्य आरोपी लादेन की क्या नियति की उनने? क्योंकि दे हैड गॉट ए फर्म विल पावर, इच्छा शक्ति थी कि हमें लादेन को मारना, कहीं मारेंगे, सद्दाम को मारना, कहीं मारेंगे, कैसे मारेंगे, मारेंगे। और उन्होंने अपना काम किया एंड सक्सेसफुल। और शहीद भी नहीं होने दिया, समुद्र में उसकी अस्थियां डाल दी। हमारे देश के अंदर व्यवस्था यह है कि अगर हम जिन जिन महानुभावों का भी नाम लिया गया कि उनको फांसी नहीं दी जा रही है और इनको फांसी नहीं दी जा रही है, अगर हम भिंडरावाले को, उसको अपने सतवंत सिंह, बेअंत सिंह को फांसी दे के उनकी अस्थियां सौंप दें, या अफजल गुरु की अस्थियां सौंप दें, या लिट्टे के लोगों की अस्थियां सौंप दें, इस देश के अंदर उनको हीरो बना दिया जाएगा। इस बात पे ही ध्यान देना पड़ता है। तो आतंकवाद के मनोविज्ञान को समझना और फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो बहुत सहज बात है, लगते रहते हैं ये तो, पर मूल भाषा ये है कि जिस प्रकार अमेरिका ने शक्ति के साथ, हो सकता है उतनी सैन्य शक्ति हमारी ना हो सकता है उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास ना हो, पर उतनी ही दृढ़ता से। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बनारस की घटना का उल्लेख आया। बनारस के सारे लोग, करीबन 2 लाख लोग गंगा के घाट पे बैठ गए थे, रघुपति राघव राजाराम का भजन करते रहे थे। और आतंकवाद को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीके से इतना प्यारा जवाब दिया था कि उसके बाद बनारस में कभी दूसरी बार आतंकवादियों ने सिर उठाने की कोशिश नहीं की। ऐसा कि अब तक की परिचर्चा में बात निकलकर सामने आ रही है, कहीं न कहीं राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति का अभाव है, कहीं न कहीं सेना के हाथ बंधे हुए हैं। और हम कह सकते हैं कि यही वजह थी कि इस मुल्क ने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया, कई दिग्गज राजनीतिज्ञों को खोया, और बहुत सारे ऐसे बेकसूर लोग थे जिनका कोई भी इत्तेफाक इन सारी घटनाओं से नहीं था, पर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे। हमारी परिचर्चा का पहला दौर है, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। क्या हो रहा है आपके शहर में? क्यों परेशान है जनता? क्यों खौफ के साए में है व्यापारी? आग में झुलसती महिलाएं और बेखौफ है अपराधी? क्यों निडर है चोर? बेकाबू हुए गुंडे? चोरों के पीछे है किसका साथ? गुंडों के सिर पर है किसका हाथ? पल पल सुलगते सवाल, पर मिलेगा सबका जवाब। देखते रहिए लकी SCC न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे की। हमने अभी तक बहुत सारी बातें की, बहुत सारे विचार निकलकर सामने आए हैं, और अब हम फिर बात करेंगे दमोह की नौजवान पीढ़ी से कि नौजवान पीढ़ी आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरह से तैयार है, क्या उनके मन में विचार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने दोनों पत्रकार साथियों से जो इस विषय का हिस्सा बने हुए। विजय, अभी तक आपने बात सुनी है, क्या लगा आपको इस पूरे वार्तालाप से कि किस तरह से देश आतंकवाद से लड़ रहा है? अपना देश आतंकवाद से लड़ रहा है, ये बात अलग है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। वो बोलते हैं कि जब हमारी पार्टी रहेगी तो वो विपक्ष वाले बोलते हैं, जब विपक्ष वालों की पार्टी केंद्र में सरकार में आती है तो फिर दूसरे दल विरोध करते हैं उस बात का। जैसे एक ट्रेन हादसा होता है तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। आज आतंकवादी की जो घटना हुई है,
आतंकवादियों ने जो हमला किया है, ऐसे कई हमले कर चुके वो अपने देश के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है। अमेरिका के ऊपर हमला हुआ, उसने जाके पाकिस्तान पे जो उनके आतंकवादी जो कैंप चल रहे थे उन पे हमला किया, उनको नेस्तनाबूद किया। अंत में क्या हुआ, उनके यहाँ दूसरी घटना नहीं हुई। अगर आज हमारी सरकार भी इस तरफ से कोशिश करे तो निश्चित ही आतंकवाद कम हो सकता है। मनीष, आप क्या कहेंगे इस पूरे बारे में? सभी लोग हमले की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कैंपों पे हमला करना चाहिए, पर मैं बता देना चाहता हूं कि आज के इस न्यूक्लियर दौर में युद्ध की विभीषिका बहुत भयानक हो सकती है। लेकिन भारत अक्षम नहीं है। भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ अपने व्यापार के लिए देख रहा है। अगर भारत कहीं ना कहीं कूटनीतिक के दबाव बनाए विश्व के ऊपर, अपना जो सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको सभी भूल जाते हैं चाइना, उसके ऊपर भी दबाव बनाया जाए, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत हद तक अपन इससे जो आतंकवाद है इससे लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो विश्व पटल पर भारत जो एक आर्थिक शक्ति उभर के बना है उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे। ये मेरा मत है। हम बात करेंगे उस पीढ़ी के लोगों से जो कल के राजनीतिक यहाँ पर होंगे, राजनीतिक कहलाएंगे। मनीष, आपने सारे लोगों को सुना है, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, पर देश, हमारा देश इससे जूझ रहा है। एक नौजवान राजनीतिक की हैसियत से आप क्या राय देंगे, इससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जैसा कि सभी लोगों ने सलाह दी है कि अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको डिफेंस होकर नहीं खेलना है, आपको रणनीतिक रूप से आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेंगे कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। मैं तो बिल्कुल निश्चित कहना चाहूँगा, जब तक आप ये सोचते रहेंगे देश बहुत बड़ा है, कहीं भी कोई सूटकेस रख के आतंकवाद हमला करके चला जाता है, तो अगर हम सुरक्षा में लगे रहेंगे हमेशा ये सोच के कि अगर देश में यहाँ बम ना रखे वहाँ बम रखे, तो हम कभी इससे नहीं निपट पाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे देश के हमारे जो गृह मंत्री जी, उनके पास कितने ज़्यादा काम है। उनको कॉमनवेल्थ घोटाले से भी निपटना पड़ता है, जगन रेड्डी के उनको CBI जांच भी उन्हीं को बैठानी पड़ती है। जब भी ऐसे कई मुद्दे आते हैं तो हर बार उनको अन्ना हजारे के मुद्दे को भी उन्हीं को निपटाना पड़ता है। तो देश की सुरक्षा के लिए उनके पास समय रह कहाँ जाता है? वो देख कहाँ पाते कि देश में आतंकवादी कहाँ हमला करने वाले हैं, कहाँ उनकी सूचनाएं आ रही हैं ऐसी। तो जब देश के गृह मंत्री के पास समय नहीं, प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, तो मैं नहीं मानता कि देश में आतंकवादी हमले रुक सकेंगे। टंडन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? राजनीतिक दल आतंकवादी कोई भी हमले पे एकजुटता नहीं दिखाते कभी भी। इससे पुलिस और सैन्य बल का मनोबल कमजोर होता है। भाजपा की सरकार होती है, कांग्रेसी चार्ज लगाने लगती है कि केंद्र सरकार अक्षम है। कांग्रेस की सरकार में हमले होते हैं, भाजपा के लोग निचले स्तर से, अभी जो मैं चर्चा देख रहा हूँ, दमोह से लेकर दिल्ली की सांसद तक आरोप प्रत्यारोपों का दौर चालू हो जाता, ना कि आतंकवाद से लड़ने के सिस्टम किस तरीके से बनाए जाएं। इस पर सार्थक बहस नहीं होती। वो कहते गृह मंत्री इस्तीफा दो, कांग्रेसी कहती आपके समय अटल जी का भी सब्र का बांध नहीं फूटा। बात करो आतंकवाद की, जो कि देशव्यापी समस्या है। हम और आप जैसे लोग प्रभावित होते हैं। आपने दमोह का एक उदाहरण दिया शुरुआत में। हम और आप स्वास्थ्य से भी प्रभावित होते हैं। कल आप और हमारी मानसिकता क्या थी? दिल्ली के 10 लोग मरे जब, क्या आप ढंग से खाना खा पाए कि हम खा पाए, कि चैन से आप सो पाए कि हम सो पाए? सब लोग प्रभावित होते हैं। तो उस हिसाब से देश की जब पूरी जनता प्रभावित हो रही है तो देश के राजनीतिक आकाओं को एकजुटता दिखानी चाहिए। और मैं अपने पत्रकार साथियों की बातों से सहमत हूँ कि भारत एक आर्थिक शक्ति बन चुका है, न्यूक्लियर दौर है ये। तो कूटनीतिक स्तर पर दबाव बनाया जाए, नहीं तो आखिरी विकल्प ये होना चाहिए कि POK पे हमला करे भारत, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे, और नेस्तनाबूद करे, अमेरिका सामान करे कुछ। पर इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दमोह से लेकर दिल्ली तक डिफरेंस है। भाजपा वाली कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, कांग्रेस वाली BJP पे, भाजपा पे आरोप लगा रहे। इससे कुछ थोड़ी होगा महेंद्र भाई। वसंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने 2 नौजवानों की बात सुनी, 2 पत्रकारों की बात सुनी। सबसे पहले तो मैं आतंकवाद किसी जाति या संप्रदाय द्वारा किया जाए निंदनीय कार्य है। और अब बात आती है कि आतंकवाद को रोका कैसे जाए, तो हमारे ये जो विश्व की सरकारें हैं आपस में तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा करती हैं आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं जाके पीठ में छुरा घोंपने का काम करती हैं। उनकी नीयत है जो, जैसे आज हमारा भारत आर्थिक प्रगतिशील है और नित नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो इससे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको ये बात हजम नहीं हो पाती। तो वो कहीं ना कहीं इस देश को प्रगति के रास्ते से जाने रोकने के लिए, आर्थिक वृद्धि से रोकने के लिए वो छुरा घोंपने का काम करती।
आपने सुना, नौजवानों की बातों को सुना। टंडन जी, बहुत बड़ा सवाल निकलकर सामने आया है। मनीष तिवारी जी ने अभी कहा है कि आपके गृह मंत्री के पास बहुत सारे काम हैं, उनको केवल सुरक्षा की बात करनी चाहिए थी। पर वाकई में जब भी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखते हैं तो सारी समस्याओं में चिदम्बरम साहब को आगे कर दिया जाता है। क्या ये सरकार गलत नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री यदि चिदम्बरम जी हैं तो उनके नीचे राज्य मंत्री गृह भी हैं और पूरे एक सिस्टम है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है। कोई चिदम्बरम जी अकेले नहीं निर्णय करते, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, पूरी कैबिनेट बैठती है जब ऐसी कोई चिंतन और विशेष बात होती है। इवन यहाँ तक कि अपोजिशन ग्रुप को भी बुलाया जाता है और संयुक्त रूप से उस पर चर्चा होती है। अभी भी निर्णय, जब क्रूशल देश की स्थिति कभी भी ऐसी आई है तो हमेशा अपोजिशन को भी कॉल किया गया। रहा सवाल चिदम्बरम जी का, जैसा इन्होंने कहा कि उनके पास समय नहीं है, तो ये सर्वथा गलत है। आपके पास हो सकता है समय नहीं हो, या आप एक अकेले व्यक्ति हैं, आपको काम करना है, आपके लिए आप दूसरा काम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ मिनिस्ट्री पूरी होती है, गवर्नमेंट पूरी होती है, ये कहना सर्वथा गलत है। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी कहा गया कि जब भी कोई हमला होता है, चाहे आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ हो, चाहे कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में हुआ हो, आतंकवाद को खत्म करने की योजना न बनाकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है। ये देश के लिए कहाँ तक जायज है? जैसा आपने बताया दुबे जी, मैं ऐसा तो नहीं समझता, क्योंकि जो लगभग आज़ादी के बाद ऑलमोस्ट 80 to 90% कांग्रेस की सरकार रही है और केवल 1 या 2 बार विपक्ष को मौका मिला है। तो आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार जो पिछले लगातार 7-8 सालों से सत्ता में है और पहले भी सत्ता में रही है, वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई देती। उनका कोई इस पर दृष्टिकोण नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने भारतीय सेना के संबंध में लगातार समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, इतने लोगों ने वहाँ पर आवेदन दिया ही नहीं। तो ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि सेना में और रक्षा क्षेत्रों में आज भारतीय नहीं जा रहा है, और इसके पीछे सीधा सा कारण है हमारी सरकार, जो कि इस प्रकार लोगों को प्रेरित नहीं करती कि देश की रक्षा में आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि चाइना में होता है और कई अन्य देशों में भी होता है कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रक्षा क्षेत्र में कुछ समय के लिए जाना चाहिए और हर परिवार का देश की रक्षा में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। परंतु कांग्रेस की सरकार इस विषय में बिल्कुल गंभीर नहीं है और अभी तक के इतिहास में इतना कमजोर प्रधानमंत्री, इतना कमजोर गृह मंत्री कभी नहीं देखा होगा। जो कल की घटना हुई उसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा कि बहुत बड़ी चूक हुई है, हम कुछ नहीं पता लगा सके, हम हमला नहीं रोक सकते। राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में पूर्व में कहा था, कल सभी टेलीविजन समाचार पत्रों में दिखाया गया कि हम आतंकवादियों का पहला हमला तो रोक ही नहीं सकते। जब आप पहला हमला रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते तो दूसरा, तीसरा, चौथा कहां से रोकेंगे? और जहां तक आपने चिदम्बरम जी की बात करी, जिसको कि माननीय टंडन जी ने बताया कि नहीं साहब, हम सब जगह सामने हो जाते हैं। कल चिदम्बरम जी को 3, 4, 5 घंटे तक देश की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। बाद में उन्होंने एक रटाया, जैसा कि भारती जी ने और श्रीवास्तव जी ने कहा, तोते की तरह स्टेटमेंट पढ़ दिया कि इस पर हम देखेंगे, विचार करेंगे। ये हमारे देश की स्थिति है और इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि ये कह रहे हैं कि केवल कांग्रेस के ही टाइम पे जैसे आतंकवाद हुआ, मनमोहन सिंह जी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, सबसे कमजोर हमारा होम मिनिस्टर है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, अटल जी के टाइम पे तो पूरी पाकिस्तान की सेना घुस गई थी कारगिल में, और जितनी सेना मरी है कारगिल युद्ध में, उतनी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 युद्ध हुए, उतने नहीं मरी। आज तक हमारी सेना नहीं मरी उतने में। मैं ये कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड उठा लिया जाए इस बात का कि कितने हमारे सैनिक मरे हैं, और पूरी पाकिस्तान की पूरी सेना घुस गई कारगिल में, और उसका हम विजय जुलूस बनाते इसलिए कि हमने उन्हें खदेड़ दिया वापस। हमारी भूमि में वो आ गए, हमारे घर में घुस गए और हमने उनको निकाल दिया, इसलिए हम विजय जुलूस बनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। देखिए साहब, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की यदि हम बात करें तो बड़े अफसोस की बात है, अभी ऐसा सुनने में, पढ़ने में आया था कि इस देश का प्रधानमंत्री हर एक जो अपनी वर्किंग आवर्स में 2 घंटे सारे रॉ की, सीबीआई की, जो इंटेलिजेंस अधिकारियों सबकी 1 घंटे मीटिंग्स लेते हैं। इसके बाद भी उनकी दक्षता ये है कि उन्हें पिछले 24 घंटे की घटना के बारे में एक मोबाइल से भी जानकारी मिलती है, तब तक उस पर कोई आधारहीन एक्शन नहीं होता। आधार मतलब कुछ किसी तरह कोई एक्शन प्लान नहीं होता है। हम देखें जैसे पीछे समुद्र के रास्ते से हमारे पास लोग, बॉम्बे के जो मुंबई में जो आतंकी घटना हुई थी उसकी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यदि हम आतंक की बात करते हैं तो जो हमारे इस देश में कुछ चीज़ें बताना भी चाहते हैं
और उनके विरोध कोई एक्शन भी ले जाता है। एक तो होता है कि बाहर से टेररिज्म आता है, दूसरा जो हमारा इंटरनल टेररिज्म है। भोपाल में यदि हम देखें, यदि भोपाल में एक आरटीआई की हत्या हुई है, वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली आतंकवाद का ही एक नमूना है कि एक व्यक्ति जो इस देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर कोई चीज लाना चाहता है, बताना चाहता है, और उन सब चीजों के बाद एक्सपोज होने के बाद किसी को राजनीतिक नुकसान होता है, तो वही राजनीतिक लोग वही चूहे बिल्ली का खेल करके उसकी हत्या भी कराते हैं। तो हमें सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए आतंकवाद सिर्फ ये है कि बाहर के लोग आके हमारे आतंकवाद को डिस्टर्ब कर, हमारे अंदर के लोग भी जो हैं इस तरह की जो जर्मिनेशन पैदा करते हैं उन्हें भी रोकना हमारी प्रदेश की सरकारों का, देश की सरकारों का मौलिक। जी, 1 मिनट भर लेना चाहूंगा। जो टंडन जी ने बात कही कि बड़ी कॉम्पिटेंसी बताई इन्होंने कि हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में, आपको याद होगा दुबे जी कि मुंबई पर इतना बड़ा हमले 2-2, 3-3 हो चुके हैं। हमारी देश की आर्थिक राजधानी हम बोलते हैं उसको, और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2 विदेशी जहाज हमारे जुहू बीच पर आकर 2-3 दिन से आकर पड़े रहते हैं, और हमारे देश की कोस्टल गार्ड्स को, हमारे देश की सेना को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये जहाज कहाँ से है। जबकि आपको दुबे जी जानकारी होगी कि मुंबई हमला जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे, कसाब जो है वो जहाज से आए थे, पानी की तरफ से आए थे। तो वही मुंबई बीच पर, जुहू बीच पर जहाज आके खड़ा होता है, और हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब हमें नहीं मालूम कि 2 या 3 दिन से ये कब से पड़ा हुआ है, उससे टैंकर का रिसाव होता है। ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था का आलम है। मुंबई में चाहे दिल्ली में, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, और दोनों इस आतंकवाद के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। यदि किसी एक को दोषी ठहराया जाए तो केवल कांग्रेस पार्टी, और इसके अलावा कोई नहीं। और इतनी कमजोर, नाकाम सरकार कभी नहीं देखी, न देखेंगे। मैं भी जब इस तरह के मुद्दों पर बात होती है तो राजनीतिक दलों के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं होता है। पर सवाल इस देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का है। हम कैसे आतंकवाद का खात्मा करेंगे, दमोह से लेकर दिल्ली तक आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने के प्रयास कैसे होंगे, हम संक्षिप्त में केवल यही जानना चाहेंगे अपने सारे मेहमानों से। सबसे पहले जानना चाहेंगे भारती जी से। भारती जी, दमोह से लेकर दिल्ली तक आतंकवाद का खात्मा कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें ये स्पष्ट मान लेना चाहिए कि ये आतंकवाद किसी राजनीतिक दल की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या, और अब अन्य विदेशी कह सकते हैं कि विश्व के बहुत से देशों की समस्या बन चुका है। दूसरी बात, हमारी पूरा जो तंत्र है, सुरक्षा तंत्र, उसमें जितनी भी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, रॉ है, फलाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन सब में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आजकल हाई टेक्निक है, कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, सूचना का आदान प्रदान होने का पुख्ता इंतजाम हो, और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है अकाउंटेबिलिटी, एक शब्द है, जवाबदेही। इसमें किसी भी स्तर का फेलियर, अगर कोई केंद्र से सूचना दिल्ली के केंद्र की सरकार की सूचना राज्य सरकार के पास आती है, तो उन्होंने अगर कोई इनएक्शन लिया है, उदासीनता दिखाई है, तो उसके लिए उनको कठोर दंड देना चाहिए। ये तो हुई दूसरी बात कि हमारा सुरक्षा तंत्र मजबूत हो। लेकिन तीसरी और जो सबसे अहम बात है, मैं एक बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ, हमारे अजीत भाई ने बोली थी बहुत अच्छी, कि कुछ घटनाएं जब घटती हैं और उसको लेकर के समाज के बहुत अल्पसंख्यक लोग जो हैं, अल्पसंख्यक से मतलब समुदाय से नहीं, यानी संख्या में जो कम होते हैं, जो उग्र विचारधारों को, उपद्रवी विचारों वाले होते हैं संस्कारों से, वो इस तरह की घटनाओं से जुड़ जाते हैं और संगठन बना करके और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। और इस प्रकार से चाहे वो बम्बई की जो शुरुआती दौर की घटना मेनन वगैरह की है कि जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके प्रतिक्रिया में एक समुदाय के विशेष के लोगों ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तैयारी नहीं थी। हम ऐसी आशा कर सकते थे कि ऐसी घटनाएं और भी देश के कोने कोने में घटेंगी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, ये हो। अंतिम बात जो आती है घूम फिर करके, शुरू में जैसे कहा था, करो या मरो, डू और डाई। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, आज इनमें से किसी साथी ने एक सवाल नहीं उठाया बुनियादी कि कितने युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में हुए, कितने माँ बेटों, कितनी माताओं ने, पिताओं ने अपने बेटों को, कितनी पत्नियों ने अपने पति को खोया है, क्यों खोया, क्यों कुर्बानी दी। हमने उम्मीद की थी कि चलो एक युद्ध हुआ है, हम पाकिस्तान ने अगर हमारा कुछ छीना है हम वापस ले लेंगे। दूसरा हुआ, 3 युद्ध हो गए,
शर्म आती है कि हम काय का विजय जश्न मना रहे हैं। अरे युद्ध में जो हम जीतते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन थी, हमारी, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसको टेबल पे छोड़ के आ गए, और बलिदान किसका हुआ, किन बेटों का? क्या वो भारतवर्ष के बेटे नहीं थे? भारत जी अब दादा आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में कि किस तरह से आतंकवाद से निपटा जा सकता है। महेंद्र भाई, बड़े बुनियादी सुझाव कुछ देना चाहता हूँ। मेरी प्रज्ञा शायद उतनी उस स्तर की ना हो जो राष्ट्रीय स्तर की हो, पर अपने छोटे अध्ययन और छोटी सोच और छोटी मानसिकता के साथ में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। चीज, देश की इंटेलिजेंस को पावरफुल किया जाना चाहिए। अभी सीटू भाई ने जो बात, अभी हमारे छाबड़ा जी ने जो बात उठाई कि प्रधान मिनिस्टर को रॉ को और इसके कंसल्ट करना चाहिए। 1975 में जब मुजीब का असैसिनेशन हुआ है और रिवोल्ट हुआ है मिलिट्री का, मुजीब के मरने के 5 मिनट पहले भारतीय सेनाओं के हेलीकॉप्टर्स ढाका में प्राइम मिनिस्टर निवास के ऊपर पहुंच गए थे। इतनी अच्छी इंटेलिजेंस थी। पर दुर्भाग्य ये रहा कि हमने अपनी रॉ को एक्सपोज कर दिया कि नहीं, देश के अंदर कोई जासूसी की वो नहीं होना चाहिए। दैट वाज ए पॉलिटिकल डिसीजन। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स ऑफ दैट। पर आज की तारीख को देखते हुए, आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए, इनसेट से होते हुए घटनाक्रम को देखते हुए, हमें अपनी इंटेलिजेंस को बहुत पावरफुल करना चाहिए। दूसरा, देश के जो एक्स मिलिट्री मैन हैं, इनका एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड तैयार किया जाए, और देश के जितने सेना के जो रिटायर्ड हमारे सोल्जर्स हैं, कैप्टन्स हैं, मेजर्स हैं, इन सारे के सारे लोगों की एक कोर बनाई जाए। और जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, आपने नाम बताया, गोधरा है, गुजरात है, कई स्थान जहाँ जहाँ ब्लास्ट हो चुके, वाराणसी है, लखनऊ है, जहाँ कहीं भी हो सकते हैं, इन जगहों के ऊपर उनकी विशेष निगरानी सोची जाए। हाई पावर के CCD कैमरे लगाए जाएं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि ID ऑफ एन इंडियन सिटीजन। आज मेरे पास क्या है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, एक ID कार्ड हमें दिया गया, तो दैट ID कार्ड मस्ट बी। और आपको जैसा याद होगा कि दुनिया में सबसे पहले वो कौन, चिली था या पेरू को एक जगह पे थी कि वहां के लोगों के कोड नंबर उनके हाथों पे लिखवा दिए थे, जैसे गुदना गुत्ती। उससे ये होता था कि जो भी पकड़ा जाएगा उसकी ID उसकी हाथ के ऊपर गुदने के रूप में गुदी है सिंस बर्थ। तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि देश के नागरिक की ID उसके शरीर पर अंकित होना चाहिए, ताकि पता चले कि कौन बाहर का है, कौन अंदर का है। ये कुछ मूलभूत सुझाव है। रही बात आलोचना प्रत्यालोचना की, जब तक देश के अंदर राजनीति चलेगी ये होते रहेंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। पर बुनियादी ढंग से सोचने के लिए, और जो भारती जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि संवादहीनता, क्या गृह मंत्रालय से एक पत्र जा रहा है रक्षा मंत्रालय के पास, 15 दिन में पत्र पहुंचा, बीच में 10 विस्फोट हो गए। तो संवादहीनता जो डिले है, इसको तत्काल लगे, इमीडिएट जो कुछ भी है सारा का सारा तत्काल होना चाहिए। मनीष, आप संक्षेप जानना चाहेंगे, एक सुझाव देश के नाम क्या है? मैं ये जानता हूँ कि कोई भी गतिविधि विश्व में चलती है, अंडर करंट उसमें अर्थ होता है, पैसा होता है। बिना फंडिंग के कोई संगठन नहीं चलता, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे कोई भी। कहीं ना कहीं अगर हम फंडिंग सोर्स पर अटैक करें तो इस आतंकवाद पर अंकुश लगा सकते, खत्म नहीं कर सकते, अंकुश लगा सकते। तो मेरी यही सलाह है कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग सोर्सेस हैं उन पर अटैक करना चाहिए हमें। विजय, आपका? मेरा कहना ये है कि सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए। अगर सेना के सुपुर्द हो जाएगा तो अपने आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? क्या संक्षेप में देश के लिए सलाह देंगे बिना कीचड़ उछाले? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमेशा यह एक आरोप लगाया जाता है कि देश में मिलिट्री की कमी है, फोर्स की कमी है, राज्य स्तर की फोर्स की कमी है। अब एक आउटलुक पत्रिका ने एक छोटा सा एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया था कि 22% जो भारत की जो सेना है और भारत की जो फोर्स है, राज्य स्तर की जो पुलिस होती है, वह बड़े नेताओं की सुरक्षा में लगी रहती है। मैं तत्काल कहना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं में जो अति संवेदनशील हैं उनके लिए तो केवल लगी रहनी चाहिए, देश के विशिष्ट अतिथि हैं, लेकिन जो अपने के लिए अपने स्टेटस के लिए रखते हैं उन लोगों को तत्काल ऐसी फोर्स निकालना चाहिए और उन्हें सुरक्षा में लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। टंडन जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आतंकवादी संगठित हैं, प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो निपटने वाली फौज है, चाहे वो विभाग हो चाहे राजनीतिक दल हो, वो ना संगठित हैं ना प्लान्ड है। इससे आतंकवाद सक्सेस हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता एक सुरक्षा एजेंसियों को जवाबदेह बनाना चाहिए, और जिसके कार्यकाल में ये होता है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए सरकार को। छावड़ा जी, आप क्या देंगे संक्षेप में अपनी राय? सारे राजनीतिक जो
प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये निर्णय करना चाहिए कि ये आतंकवाद बेसिकली कंट्री बेस्ड है या इंटरनेशनल बेस्ड है। और यदि वो इंटरनेशनल बेस्ड है और है भी इंटरनेशनल बेस्ड, तो हम इंटरनेशनल मुद्दे पे क्यों आगे जाके, जो हमारे सबको पता है कि इंटरनेशनल में कौन स्ट्रांग है और कौन पूरे वर्ल्ड को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसके आगे जब हमारे इस देश के उस कंट्री के हेड्स यहाँ आते हैं तो हम मिमियाते हुए चले जाते हैं, उनसे मुद्दे की बात पे कहीं डिस्कशन नहीं करते हैं। यदि अमेरिका अपने आतंकवाद को 12 साल तक इच्छा शक्ति के माध्यम तक बिना पाकिस्तान की जानकारी के उस आतंकवाद को धराशायी कर सकता है, तो क्या पॉसिबल नहीं है कि जहाँ नर्सरी हो रही है उसको फिनिश नहीं किया जा सकता? नर्सरी को फिनिश करना चाहिए। गुरु जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि बॉर्डर पर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा रखी है, इसलिए देश की आंतरिक सुरक्षा के संबंध में हमारी सेना के तीनों विभागों को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनके ऊपर भी देश की आंतरिक सुरक्षा का कुछ भार डालना चाहिए। कन्नन जी, आप क्या सलाह है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता, सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आए हैं। उससे बड़ा नेता आज विश्व में कोई नहीं है मनमोहन सिंह से बड़ा। चाहे ओबामा हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया के प्राइम मिनिस्टर हो, पुतिन हो, चाहे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हो, सभी लोगों ने आके मनमोहन सिंह जी के सामने आके इकोनॉमिक्स की भाषा सीखी है कि देश में आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए। मेरे कुछ चंद साथियों ने मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ आप तो उस चीज पे जो मनमोहन सिंह जी बेहतर प्रधानमंत्री है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, दुनिया उनको देख रही है। लोग सवाल उनके बीच में आपसे केवल हम ये जानना चाह रहे हैं, आतंकवाद के खात्मे के लिए आपका मशवरा क्या है देश के लिए? मेरा तब भी यही बात रहेगी कि पूरे जितने नेता हिंदुस्तान में आए थे, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, मैं ये चाहता हूं और मेरा ये सुझाव है और मैं अपने नेताओं से ये आशा भी करता हूं, शायद मेरे ख्याल से इसी दिशा में बात भी चल रही है कि इंटरनेशनल फोरम पे ये बात ले जाके एक बार उस पर बैठ के गहन चर्चा होके और उसको संवाद के रूप में, संवाद के तरीके से उसको हल किया जाना चाहिए और यही एक आखिरी विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बात निकली है जी। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये सोच कि कितना अर्थ खर्च होगा, धन खर्च होगा हमें अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत बनाने के लिए, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है आज के दौर की कि अमेरिका ने 26-27 सितंबर के हमले का बदला लेने के लिए आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी है कि आज उसकी खुद की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। एक बात, इसलिए ये कितना अर्थ खर्च होता है और जो भारतवर्ष का आतंकवाद है तो तरफा हमला करना चाहिए बिना इसकी परवाह किए कि अर्थ कितना खर्च होता है सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और जवाबदेह बनाने। और दूसरी बात मैं अब भी दोहराना चाहता हूँ, बहुत मौलिक बात है, मुझे फक्र है हमारे श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने ये बात कहा था कि इस देश का बंटवारा, नकली बंटवारा खत्म हो और पूरे हिंदुस्तान की, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, म्यांमार की, नेपाल की एक पूरी अपनी एक सुरक्षा सेना हो, विदेश नीति हो, एक मुद्रा, एक रेल, एक डाक सेवा हो, बाकी आप आंतरिक प्रशासन अलग अलग रखें। भारती जी अपनी बात ये पहले भी कर चुके, समय का अभाव हमारे साथ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, दमों से आवाज उठी है तो दिल्ली तक जाएगी। विभिन्न माध्यम हमारे पास हैं, इन माध्यमों से देश के जिम्मेदार नेताओं तक, देश के जिम्मेदार लोगों तक ये बात जरूर पहुंचेगी, ये सलाह जरूर पहुंचेगी। ये विचित्र देश है, इस देश में गौतम, नानक और महावीर ने जन्म लिया, जहाँ अहिंसावादी आंदोलन हुए, गांधी हुए और तत्काल में हम देख रहे हैं कि एक अहिंसावादी आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे मैदान में उतरे थे। कई मायनों में सफलता मिली या नहीं मिली। अटल जी खुद लिखते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जंग को लेकर लिखते हैं, हम जंग ना होने देंगे, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें, दोनों को सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। पर जब सवाल देश की सुरक्षा व्यवस्था का होता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर लिखते हैं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हम 2 तरह से लड़ सकते हैं, अहिंसा हमारा माध्यम हो सकता है, अहिंसा के माध्यम से हम आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं।
पर ज़रूरत आएगी, दुनिया से आतंकवाद को मिटाने की ज़रूरत आएगी, तो ये देश हिंसा को अपनाने के लिए भी तैयार है। आज की बहस कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे मोबाइल नंबर नोट करें और हम एक SMS के जरिए अपनी राय दें कि अगला मुद्दा कौन सा होना चाहिए, कौन आपके टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर आने चाहिए। ऐसे लोगों के नाम भी हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि दमोह की आवाज़ घर घर तक पहुंचाई जाए। हमें हमारे साथियों को हमारे साथी विजय श्रीवास्तव, मनीष सोनी और इम्तियाज चिश्ती के साथ हमारे विशेषज्ञ श्री अजीत श्रीवास्तव जी, श्री संतोष भारती जी, कांग्रेस की ओर से श्री अरुण टंडन जी, बीजेपी की ओर से श्री सचिन गुरु जी, BSP की ओर से श्री सुरेश छावड़ा जी और BSP के ही श्री बसंत जी, श्री टंडन जी और श्री मनीष तिवारी जी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।